बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा कॉलम मेरी नज़रों से गुजरा है कि मैंने पहले बहुत सोचा कि मैं इस पे बात करूं, मैं ना करूं, लेकिन फाइनली मेरे अंदर से आवाज़ आई, मेरे ज़मीर ने आवाज़ दी कि नहीं, मुझे इस पे बात करनी है, क्योंकि इस फील्ड से मेरा ख़ुद ताल्लुक़ है, जर्नलिज़म से मेरा ख़ुद ताल्लुक़ है और बड़ा अरसा काम किया इस फील्ड में। और इस फील्ड में काम करते हुए बहुत से उतार चढ़ाव देखे, इज़्ज़त नफ्स के साथ काम किया और बड़े पुरवकार तरीके से और अपना सर बुलंद रख कर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा होता है वैसा होता है, आप यकीन मानिए मालिक का कोई ऐसा करम है कि कभी नहीं देखी, ना कोई हरासमेंट देखी, ना कोई किसी का कोई गलत बात देखी। लेकिन ये कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता होगा इस फील्ड में। गो जर्नलिज़म की फील्ड में ये चीज़ बहुत कम है, शोबिज़ की दुनिया से बहुत कम है, शायद आटे में नमक के बराबर कह लीजिए, लेकिन कुछ पॉकेट्स में बहुत कुछ भी हो रहा है। ये बहुत कुछ जो हो रहा है इसका जिक्र जो है अब्सार आलम ने किया अपने एक कॉलम में, और बड़ा ही खौफनाक कॉलम है वो। और इस कॉलम के पीछे कुछ हक़ाइक़ हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको बयान करूँगी, क्योंकि इस कॉलम के पीछे की जो स्टोरीज़ है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें मैं जानती हूँ। अब्सार आलम जो भी उनका टिल्ट है, मैं ना सियासत पे बात करूँगी ना फ़ौज पे बात करूँगी। हमारी फ़ौज हमारी सर आँखों पर, हमारे जवानों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सब एक जैसे नहीं होते, कई दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन वो शायद हमें जगाने के लिए होती हैं। अब्सार आलम साहब का जो भी टिल्ट है, जिस भी पार्टी की तरफ है, जो भी उनका बैकग्राउंड है, सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, तो मैं उनको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं करूँगी कि चूँकि उन्होंने कहा है तो उसकी क्या वैल्यू है कि नहीं है। लेकिन इस बात को इंडोर्स जो है ये दोनों साइड के लोग कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो उस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे कि अब्सार आलम साहब सपोर्ट करते हैं, और वो लोग भी जो उस सियासी पार्टी के मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बस इशारे कराइयों में मैंने बात कर दी और मैं आगे बढ़ती हूँ। ज़रा इस कॉलम की तरफ आते हुए साथ साथ मैं इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ भी आपको बताती हूँ। इन्होंने इसमें इतनी खौफनाक बातें बताई हैं, लड़कियों से क्या काम कराए जाते रहे, क्या कुछ होता रहा, क्या मकरू धंधा होता रहा, ऐसी खौफनाक कहानी बताई है कि दिल बैठ गया मेरा। यकीन मानिए कुछ चीज़ें हमें पता थी, पहले भी पता ही होती है, लेकिन इतना खुलकर उन्होंने बयान किया कि मैं हैरान रह गई कि ऐसा क्या था कि वो इतने अरसे से चुप थे और अब एकदम से उनको किसकी आशीर्वाद है कि अब वो सब कुछ बोल रहे हैं। और शायद सब कुछ में बहुत कुछ उन्होंने मिलाया भी हो, नहीं कहा जा सकता। जो इतने अरसे की खामोशी थी वो क्यों थी, और अब ये जो खामोशी तोड़ी है वो किसके कहने पे तोड़ी है, ये एक और सवाल है। लेकिन लेट्स कम टू दिस कॉलम, क्योंकि ये कॉलम जो है ये परखच्चे उड़ा देने वाला कॉलम है। अच्छा, वो फरमाते हैं कि एक्सटेंशन लेने के फ़ौरन बाद जनरल बाजवा जो है उन्होंने 2020 के शुरू में चंद एंकर्स को बुलाकर बताया कि एक मुलाकात के दौरान मैंने, अब ये जनरल बाजवा बता रहे हैं और ये इस बारे में इन्होंने किसी से कंफर्म किया। अच्छा, कहते हैं एक्सटेंशन लेने के फ़ौरन बाद जनरल बाजवा ने 2020 के शुरू में चंद एंकर्स को बुलाकर बताया कि एक मुलाकात के दौरान मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार को, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, साकिब निसार को एक वीडियो दिखाई जिसमें एक खातून एक सफारतकार से ऐसी गैर इखलाकी हरकत कर रही थी जो आम हालात में नाकाबिल दीद और नाकाबिल दाद है। आप समझ ही सकते हैं, सफारतकारों के साथ इस तरह के काम करने का मतलब ये है कि आप उनसे कोई बातें निकलवाना चाह रहे होते हैं। जनरल बाजवा ने साकिब निसार को बताया कि देखिए, हमें कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दूसरों से राज उगलवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। साकिब निसार इस वीडियो में खातून की कौमी खिदमत के लिए दी गई कुर्बानी को देखकर जनरल बाजवा की अहलियत और काबिलियत से बहुत मुतासिर हुए। बाजवा और साकिब के दरमियान ये गुफ्तगू गैर संजीदगी, बेहिसी और इखलाकी गिरावट की इंतहा तो है ही, लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू वक्त के चीफ जस्टिस, जो बुनियादी हुकूक और आर्मी चीफ, जो कौम की जान माल और इज्जत के मुहाफिज होते हैं, के दरमियान हो रही हो और इसका फ़ख्रिया जिक्र आर्मी चीफ बजाते खुद एंकर्स के सामने करे, तो ये काफ़ी कर्मनाक हकीकत बन जाती है जिससे किसी भी हसास इंसान का आँख चुराना मुमकिन नहीं है। अच्छा, इस गुफ्तगू के बारे में मैंने भी कुछ साथी एंकर से सुना था, लेकिन इसको लेट गो किया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो कुछ लोग अगर कर रहे होते हैं तो उसका हकीकत से ताल्लुक़ उस तरह से नहीं होता, क्योंकि कुछ ज़ाती और सियासी मफादात होते हैं। अब आगे कहते हैं अब्सार आलम, जनरल बाजवा के साथ उस मीटिंग में सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान के पहले टीवी एंकर सैयद तलत हुसैन भी मौजूद थे। तलत ने मुझसे बात करते हुए इस वाक़े को कन्फर्म किया और तलत ने इसका जिक्र अपने एक ब्लॉग में भी किया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा एतराज़ ये है कि ये एक ही पार्टी है, तो आगे चलते हैं। जनरल बाजवा ने जिस कारनामे का जिक्र किया, ये वाहिद वाक़या है या एक स्ट्रैटेजी? सवाल। इस तरह की कौमी खिदमत के लिए जिन खवातीन से कुर्बानी ली जाती है वो पाकिस्तानी है या गैर मुल्की? इन खवातीन का मुस्तकबिल क्या है? क्या इस तरह के घिनौने गलीज़ मनसूबों की हमारे आइन, कानून, कल्चर, इखलाकियात और मजहब में गुंजाइश है? अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँ कि खवातीन कौन है, कहाँ से आती हैं, इसके बारे में इन्होंने आगे चल के राज खोला। ये खवातीन कैसे तैयार की जाती हैं इस काम के लिए, ये भी सुनिएगा। अच्छा, अब कहते हैं अब्सार आलम, आइए ज़रा इस बात को खोल कर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि आवाम को भी पता चले यह हमारे नाम पर पापड़ कैसे बेले जाते हैं, कैसे कौम की मासूम बेटियों का इस्तेसाल करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है।
وہ کہتے ہیں کہ دن تھے गर्मियों के और साल 2014 इमरान खान के धरने की आमद थी, मीडिया की मुश्कें कसी जा रही थी. एक मशहूर टीवी चैनल में काम करने वाली ये बड़ा अहम वाक़या है. साथ साथ वो इमरान खान के खुफिया पुश्त पनाहों पर तीर भी बरसा देता था. इस तनकीद करने वाले मर्द एंकर और कॉलम नवीस को लाइन पर लाने का प्लान फाइनल हुआ और ISI के एक अफसर को, जिसका कोड नाम आइन से शुरू होता था, अहम टास्क दिया गया. खातून एंकर को कर्नल आइन ने एक दिन कहा कि आप जितने काबिल हैं आप इस मुल्क के लिए असासा साबित हो सकती हैं. अच्छा, कर्नल साहब की ये बात कर रहे हैं, अब मैं क्या नाम लूँ जिनकी ये बात करें, वो ब्रिगेडियर हैं. यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं देती, लेकिन हमारी भी सलाम दुआ किसी दौर में कुछ लोगों के साथ रही है और हमने तो उन लोगों को बड़ा अच्छा पाया, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है. मैं ये कह के कोई ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत कहा, क्योंकि जो कुछ कह रहे हैं ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ हो रहा है सिर्फ वही हर जगह होता हो. अच्छा, खातून एंकर को कर्नल आइन ने एक दिन कहा कि आप जितनी काबिल हैं आप इस मुल्क के लिए असासा साबित हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको ऑफिशियली अप्रोच कर रहा हूँ. आप अपने सहाफ़ियाना काम के साथ साथ हमारे लिए भी काम करें और आपके लिए एक इंतहाई बेहतरीन मौका है कि कौमी खिदमत करके अपनी सलाहियतें मनवाएं, तो आप न सिर्फ तरक्की की मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ेंगी बल्कि पैसा सावन भावों की बरसात की तरह बरसेगा. अच्छा, असासा बनाने के लिए कौमी खिदमत ये थी कि खातून एंकर को कहा गया कि आप उस बड़े टीवी चैनल के मर्द एंकर से दोस्ती करें, फिर इस दोस्ती को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि नाकाबिले दीद और नाकाबिले दाद स्टेट तक पहुंच जाए, जहां पर हम एक ऐसी नाजेबा वीडियो बना लें जिसकी बुनियाद पर हम उस मर्द एंकर को ब्लैकमेल करके उसको अपनी दी गई लाइन पर चला सकें. गारंटी ये भी दी गई कि इस वीडियो में आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगा, ना ही किसी को पता चलेगा कि ये आप हैं. खातून एंकर ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया, मुझे शदीद सदमा और गुस्सा है और मैंने उसे बहुत सख्त बातें कही. मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपकी मदद करेगा. कुछ दिनों के बाद अफसार साहब कहते हैं कि उसी ऑफिसर ने, जो कि अब रिटायर हो चुका है, इस खातून एंकर को इंतहाई ढिठाई से यही ऑफिशियल ऑफर दोबारा की और बहस के दौरान कहा कि आप किस मजहब और इखलाकियात की बात कर रही हैं, ये सब काम तो सऊदी अरब की एजेंसीज भी ऐसे ही करवाती हैं, इसलिए आप मज़ीद सोच लें. बहुत अच्छा मौका है, अगर आपने ज़ाया कर दिया तो आपके लिए फील्ड में मुश्किलात बढ़ जाएंगी. खातून एंकर ने फिर इनकार कर दिया और साथ ही उस मर्द एंकर को भी बता दिया कि आपके खिलाफ ये प्लान बन रहा है और मुझे इस काम के लिए ऑफ़र की गई है. अच्छा, मैं वो मर्द एंकर का आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने तो खुद आके बता दिया कि मैं हूँ. सलीम साफ़ी साहब की ये बेसिकली बात हो रही है, जो कि उस वक्त जियो न्यूज़ पे थे और हैं. तो कर्नल की ऑफ़र दोबारा रिजेक्ट करने के कुछ ही दिनों के बाद इमरान खान से इंटरव्यू के दौरान वो खातून सहाफ़ी कहती हैं कि अपनी सहाफ़ियाना जिबल्लत के हाथों मजबूर उस खातून एंकर ने कुछ ऐसे सवालात पूछ लिए जिन्होंने साकिब निसार के सादिक व अमीन का मूड ख़राब कर दिया और अगले ही दिन उस खातून एंकर को टीवी चैनल से निकाल दिया गया. अच्छा, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं. हमने खुद भी सफ़र की हुई है कि अगर आपका इंटरव्यू किसी को पसंद नहीं आया या कुछ और चीज़ें हो गई या जिस पार्टी की तरफ टिल्ट है किसी पर्टिकुलर चैनल का, इन चीज़ों की वजह से मैंने खुद भी सफ़र किया हुआ है कि कभी आप कोई ऐसी बात कर दे, कोई ऐसी लाइन ले लें जो कि उस चैनल को नहीं सूट करती है, वो चैनल जिस पार्टी को सपोर्ट करता होता है, तो आप जो है ना बस फिर आप ऑफ एयर हैं, आप उसके बाद आपको फारिग कर दिया जाता है. और ये चीज़ें हमारे साथ होती रही हैं. तो हक बात जो है ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बोलना बड़ा मुश्किल है. अलबत्ता अपने सोशल मीडिया, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट दिस आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं बोल सकती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ. अच्छा, वो एंकर कौन थी ये उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि उस एंकर ने कहा कि आप मेरा नाम ज़ाहिर करना चाहते हैं तो यह फ़ैसला आपका है. चलिए जी, चूँकि उन्होंने कह दिया तो मैं बता देती हूँ, या छोड़िए आप खुद ही मालूम कर लीजिएगा. अच्छा, वो कहते हैं मुझे आपके फैसले पर एतराज़ नहीं होगा, ये खातून एंकर ने अफसार आलम साहब को कहा. वो कहती हैं इसलिए मैं नाम उनकी रजामंदी से जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि वो चाहती है कि सहाफ़त में काम करने वाली और नई आने वाली लड़कियों को ये पैगाम और हौसला मिले कि अगर आपकी सही रास्ते पर चलने की नीयत है तो कभी कमज़ोरी ना दिखाएं, अपने असूलों पर डटे रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपकी मदद करेगा और मुश्किलात से आपको निकाल देगा. अब वो कहते हैं कि जो एंकर हैं वो खुद अपने बारे में ये बात किसी को नहीं बताना चाहती क्योंकि वो सस्ती शोहरत नहीं चाहती. मर्द एंकर का नाम जो है इसलिए ज़ाहिर नहीं किया कि मेरे पास इसकी इजाज़त नहीं है. अलबत्ता बाद में उन्होंने सलीम साफ़ी साहब ने खुद ही बता दिया कि जी वो मैं खुद था. अच्छा, अब उन्होंने एक और बड़ा ही खौफनाक इंकशाफ किया. आप यकीन माने ये कहानियाँ सुन के ना दिल बड़ा ख़राब हुआ, मुझे दुख हुआ कि मैं मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान में हूँ, एक ऐसा मुल्क जिसको हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया. आप ज़रा सुनिए कि कौन से गंदे खेल खेले जाते हैं. इस्लामाबाद के F63 जो कि इस्लामाबाद का एक बड़ा ही पॉश सेक्टर है, महंगे तरीन सेक्टर्स में से है, उसकी एक गली नंबर 16 है जहाँ पर वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन के घर के बिल्कुल साथ एक 4 कनाल का सरकार के इदारे का घर है
اور اس گھر کے بارے میں پھر آگے وہ کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار کے ادارے کا گھر ہے اور اس گھر کے اوپر والے فلور پر ISI اسلام آباد ڈائریکٹریٹ کا ایک سابق انچارج کرنل اپنا پرائیویٹ پراپرٹی آفس بھی چلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس گھر کے گراؤنڈ فلور پر ایک سویلین مکروہ جرائم پیشہ شخص ایجنسیز کی مدد سے پچھلے 20 سال سے چھوٹے شہروں قصبوں سے تعلیم کی غرض سے اسلام آباد آنے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو پھانسنے اور بلیک میل کر کے دھمکیاں دے کر ان سے ناقابل دید اور ناقابل داد کاموں کا گندا دھندا چلاتا ہے. ISI اور ISPR کے سینئر افسران اکثر اوقات وہاں پر پائے جاتے ہیں. وہ مکروہ شخص لڑکیوں کو نوکری یا یوٹیوب چینل پروگرام دینے کے بہانے پھانستا اور سینئر فوجی افسران کا نام اور شکل استعمال کر کے ان لڑکیوں کو خوفزدہ کرتا ہے. پہلے سگریٹ، چرس اور شراب کے نشے پر لگاتا ہے، پھر ان کو مختلف مردوں کے ساتھ نتھی کر کے دوستی پر مجبور کیا جاتا ہے. معصوم لڑکیوں کو پھانسنے، نشے پر لگانے اور مکروہ کاموں پر مجبور کرنے کے لیے ربہ کے منظور شدہ قرآن اور ترجمے کو توڑ مڑوڑ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اصل مذہب کیا ہے. پھر ان لڑکیوں کو نشے کی حالت میں ناقابل دید اور ناقابل داد تصاویر اور خفیہ ویڈیوز بناتا ہے. تصاویری بلیک میلنگ کے ذریعے لڑکیوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے اور غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر ان افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اس شخص کو ایک فون سم بھی دی گئی جس کا نمبر ظاہر نہیں ہوتا، جس سے کال کر کے وہ اس کالے دھندے اور بے غیرتی کے کام کی مزاحمت کرنے والی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا کہ اس نمبر کے ذریعے اپنی شناخت چھپا کر ان کے گھر والوں کو تمام تصویریں، ویڈیوز اور تفصیلات بھجوا دے گا. معصوم لڑکیاں جو اپنے مڈل کلاس گھروں سے دور سہانے مستقبل کے سپنے لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پڑھنے آتی ہیں، ان میں سے چند ایسی بلیک میلنگ کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور مجبور ہو جاتی ہیں. وہ اس بری طرح اس غلیظ مکروہ جال میں پھنستی ہیں کہ پھر کبھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی اپنے ماں باپ، گھر والوں یا قانون سے مدد دے کر کچھ کر سکتی ہیں. اس گھناؤنے جال میں پھنس کر اپنی معصومیت اور مستقبل کو برباد کر کے اپنی سکون ہمیشہ کے لیے واصل کر دیتی ہیں جہنم. اس جرائم پیشہ شخص کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ خود ISI کا پمپ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کے اڈے کو ڈین کہتے ہیں. ڈیش میں معذرت کے ساتھ جلدی میں کچھ الفاظ ویسے بھی نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. اینی ڈیش ڈین کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا غار ہے گندگی کا. ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والا، بڑے غور سے سنیے گا، ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والے چپڑاسی کے پاس چند ہی سالوں میں دولت کی اتنی ریل پیل کیسے ہو گئی؟ لمبی لمبی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس مکروہ شخص کو اس گھر کا قبضہ اس طرح کے کبھی کاموں کے لیے کس نے دیا؟ بڑے سوالات اٹھائے. یہ وہی گھر ہے جہاں 2014 کے دھرنے سے قبل اور دھرنے کے دوران ISI کے سینئر افسران جہانگیر ترین سے معاملات طے کرنے کے لیے آتے تھے اور جہانگیر ترین اپنے گھر کی پچھلی طرف سے اس گھر میں میڈیا کی نظروں میں آئے بغیر رازداری سے داخل ہوتا تھا. آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر پر لازم ہے کہ اس مکروہ شخص کے بارے میں اسلام آباد ڈائریکٹریٹ میں متعین ماضی کے کسی بھی انٹیلیجنس افسر سے تصدیق کر لے کہ وہاں کن کے تعاون سے یہ کام ہوتا تھا، اوپری منزل کس سینئر انٹیلیجنس افسر کے استعمال میں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے بہت سی اور باتیں لکھی ہیں. یعنی وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ میں اس کو کیا شیئر کروں کیا نہ شیئر کروں. بیسیکلی تو ایک سائڈ کی سٹوری انہوں نے بتا تو ضرور دی ہے، لیکن سچ تو ہے یہ کہیں کسی حد تک، اور کسی حد تک مبالغہ آرائی بھی ہے، کیونکہ اب اپنے کسی اس بات کو وزن دی جا رہی ہے، اپنے نظریے کو وزن دی جا رہی ہے. اس نظریے کے لیے اب ان کو آواز اٹھانی پڑی ہے. یہ آواز تب کیوں نہیں اٹھائی گئی جب وقت تھا؟ تب آپ کے کام سب سیدھے ہو رہے تھے، آپ کے پاس جگہ تھی، آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ کے پاس فیم تھا. لیکن اس کے بعد جب وہ سب نہیں اس طرح سے رہا، لیکن کچھ کرنے کا کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، تو پورا الزام کسی ایک پر لگا دینا یہ بھی درست نہیں. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو درست بھی ہے اور بڑی خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے زبان میں رکھے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ پاک کرے کہ اس ملک میں نفاذ ہو اسلامی تعلیمات کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ کالم شیئر کروں. اللہ حافظ.